मैं उसके सामने खड़ा उसकी आंखों में आंखें डाले देख रहा था। मेरी आंखें जैसे अंगारों जैसी लाल हो चुकी थीं और नसें तन गई थीं। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो मुझसे ऐसी कोई मांग कर सकता है बिना किसी शर्म लिहाज के, कि उसने कितनी बेशर्मी से कह दिया। और जब मुझे यकीन आया, मैंने एक मुक्का उसके मुंह पर दे मारा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह रिएक्ट करूंगा, इसलिए वो जमीन पर गिर गया। और जब वापस उठा तो कहने लगा कि अब उसकी कीमत दोगुनी हो गई है। पहले एक रात की बात थी, अब 2 रातों के लिए उसे मेरी बीवी चाहिए होगी। और अगर मैंने दोबारा उस पर हाथ उठाया तो वो 2-3 दिन रातों में कर देगा और इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। उसने अपनी उंगली मेरे गुस्से से तपते चेहरे की ओर उठाई और मैं और ज्यादा लाल पड़ गया। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में तो हो तुम? मुझे कैसी घिनौनी डिमांड कर रहे हो, घटिया इंसान। वो कहने लगा, खुद ही तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर है, और ये मेरी शर्त है, और तुम जानते हो कि मैं कितना जिद्दी इंसान हूँ। एक बार जो बात अपने मुंह से निकाल दूं उसे पूरा करके ही रहता हूँ। तुम जानते हो कि मेरे सामने तुम इनकार नहीं कर सकते, वरना तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। और एक ऐसी औरत तुम्हारे पास भला क्यों रहेगी जिसकी जेब में एक अठन्नी तक न हो? ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस 2 रातों की तो बात है, वो भी तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, वरना मैं तो उसे एक रात के लिए ही मांग रहा था तुमसे। वो कमीनों जैसी हंसी हंसा और मैं अंदर तक जलकर राख हो गया। मुझे आज पहली बार अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने 10 साल लगाए थे, और मेरे सामने खड़ा इंसान मेरा पार्टनर था, जिसके साथ मिलकर मैंने इसकी नींव रखी थी। मगर तब मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट उसी के पास थे। और उसने मेरे अंधे विश्वास का इस कदर फायदा उठाया था कि मुझसे ही दस्तखत करवा कर कंपनी के सारे शेयर अपने नाम करवा लिए थे। और जब मैं 5 साल बाद अपनी मंजिल तक पहुंचा तो उसने मुझे मुंह के बल गिरा दिया। वो मेरा दोस्त था, मगर इतना गिरा हुआ होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब मुझे उसकी असलियत का पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। मगर अब उसने मुझे एक शर्त रखी थी कि एक शर्त पर वो मुझे मेरी कंपनी के शेयर वापस करेगा, अगर मैं एक रात के लिए अपनी बीवी उसे सौंप दूं। और मैं तो उसकी ये शर्त सुनकर ही अपने से बाहर हो गया था। मैं इतना बेगैरत इंसान नहीं था कि अपनी जान से प्यारी बीवी को उसके हवाले कैसे कर दूं। कोई मर्द कितना भी गिरा हुआ क्यों ना होता, और मेरा रिएक्शन बिल्कुल जायज़ भी था, मगर उसने मेरे मुक्के के जवाब में एक रात को और बढ़ा दिया था। और मैं उसे बेबसी भरी और नफरत भरी निगाहों से देख रहा था। काश मैंने उस पर इतना भरोसा न किया होता, मगर शायद अब सब कुछ रेत की तरह मेरी मुट्ठी से फिसलने वाला था। मेरे ताश के पत्तों से बना हुआ घर और सपने बिखरने ही वाला था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उसकी ये घिनौनी शर्त नहीं मानूंगा। भला मैं अपनी जान से प्यारी पायल को उसे कैसे सौंप सकता था? नहीं, कभी नहीं। चाहे मैं सड़क पर आ जाऊं, मगर किसी मर्द की गंदी नज़र अपनी पायल पर नहीं पड़ने दूंगा। मैंने दिल में एक इरादा किया और उसे धमकी भी दी कि खबरदार, जो आइंदा से अपनी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो। और रही बात कंपनी के शेयरों की, तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा और वही बात होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है मेरी सिर्फ एक दस्तखत के बल पर तुम सब कुछ अपने नाम करवा लेना। मैंने उसे चैलेंज किया था और वो ठहाका मारकर हंसने लगा, कहने लगा, मेरी जान, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, बल्कि पक्का काम किया है। तुम जिस कोर्ट में चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से खुली छूट है, मगर तुम्हें घुटनों के बल मेरी तरफ आना ही पड़ेगा और मेरी इस पेशकश को कबूल करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानता हूँ सिर्फ 2 रास्तों के लिए तुम सड़क पर आना गवारा नहीं करोगे, बस जरा सी तो कुर्बानी देनी है। ऐसा भी क्या कर लूँगा मैं 2 रातों में उसके साथ? वो आखिर में गला फाड़ कर हंसने लगा और मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या कर डालूं या अपना ही सिर दीवार से दे मारूं। मैं गुस्से से पिघलता हुआ वहां से निकल पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसकी शक्ल और देखता तो शायद उसका कत्ल ही कर देता। मगर ये तो तय था कि मैं उसकी इन गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं था। आखिर कोई तो रास्ता होगा ना। मगर शायद ये मेरा ख्याल ही था, और शायद मुझे आखिर में उसके आगे ही झुकना पड़ना था।
इस बात से बेखबर मैं गुस्से से ड्राइविंग करता हुआ घर की तरफ चला जा रहा था। मेरा गुस्सा और जुनून बढ़ता जा रहा था और मैं जानता था कि इस जुनून को कौन ठंडा कर सकता है। मैं उसी तरफ जा रहा था। मैं जब चेकअप कराकर आया तो मेरी चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था। पायल चिंता के साथ मेरी तरफ आई और मेरा कोट उतार कर कहने लगी, क्या बात है, लगता है आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। अब तो मुझे भूलने ही लगे हो। उसने हल्के से शिकवा किया। मैंने कहा, तुम कोई भूलने वाली चीज़ हो? तुम तो मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। तुमसे बढ़कर मुझे किसी चीज़ से लगाव ना है, ना मोहब्बत। वो मुस्कुराकर बोली, आज तो बड़ा ही प्यार आ रहा है मुझ पर। मैंने उसे दोनों कंधों से थाम कर अपने पास खींचा, उसके चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और उसका माथा चूम लिया। मैंने कहा, तुम ही तो हो मेरी राहत का जरिया। तुम बिन मैं अधूरा हूँ। तुम्हारे बिना तो सोचना भी मुमकिन नहीं। मेरी आंखें एक बार फिर लाल होने लगी। यूं लग रहा था जैसे अभी आंसू छलक पड़ेंगे। वो फिक्र के साथ मेरा माथा छूने लगी और बोली, क्या हुआ है फहाद, मुझे बताओ। कुछ हुआ है क्या? तुम इस तरह खोने की बातें क्यों कर रहे हो? वो गहराई से मुझे देखने लगी। मेरा और पायल का रिश्ता ऐसा था कि बिना कहे ही हम एक दूसरे के दिल की बातें जान लेते थे। वो मेरी आंखें पढ़ना जानती थी और मैं उसके दिल को। भला मैं पायल को किसी और के हवाले कैसे कर सकता था? क्या मैं इतना गिरा हुआ हो सकता हूँ कि कंपनी के लिए अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत से ही दूर हो जाऊं? और मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी घिनौनी बात ही क्यों कही गई थी। हमारा इतना पुराना याराना था और वो तो पायल का भी बेस्ट फ्रेंड था। वो इतनी नीच सोच कैसे रख सकता था? मैं देख तो पायल को रहा था लेकिन सोच रहा था विजय के बारे में। उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई और बोली, किस सोच में गुम हो गए? खाना लगा दूं आपके लिए? मैंने कहा, हाँ तुम लगाओ, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। और वो मुस्कुरा कर चली गई। अगर मैं पायल को बता देता कि असल में कितनी घटिया फरमाइश की गई है तो वो मुस्कुराना भूल जाती और जाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ देती। मगर मैं पायल को अभी कुछ नहीं बता सकता था क्योंकि मैं उसकी बात को कभी मानने वाला नहीं था। यही मेरी सोच थी, लेकिन जो इंसान सोचता है जरूरी तो नहीं वैसा ही हो। कभी कभी हकीकत हमारी सोचों से बहुत आगे, बहुत उल्टी होती है और हम बते रह जाते हैं। मैं नहीं जानता था कि मैं पायल को कब से इतना चाहने लगा था। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी नसों में जिंदगी बनकर दौड़ने लगी है। हम दोनों साथ साथ कॉलेज में पढ़ते थे। वो इंग्लिश डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी और विजय बिजनेस डिपार्टमेंट के थे। हम तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी, मगर मेरा और पायल का रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ था। ऐसा रिश्ता जो दिखाई नहीं देता पर सबको नजर आने लगता है। कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में जब मैंने उसे गुलाब दिया तो वो बोली कि कॉलेज छोड़ने के बाद हम एक दूसरे को शायद न देख पाएं, हो सकता है तुम मुझे भूल ही जाओ बस। वो कुछ रूठेपन से बोली और मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये हाथ हमेशा के लिए पकड़ना चाहता हूँ। तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मांगना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो वो तुरंत शर्मा गई। फ्लर्ट कर रहे हो? हम तो दोस्त हैं। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कभी सिर्फ दोस्त नहीं समझा। तुम मेरे दिल में दोस्ती से बहुत आगे निकल चुकी हो और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। और जिन्हें ज़िंदगी में शामिल किया जाए उनसे फ्लर्ट नहीं इश्क होता है। और वो एकदम से लाल हो गई। यूं हमारे कॉलेज के अंत पर हमारी मोहब्बत की शुरुआत हो चुकी थी। विजय ये बात नहीं जानता था। मैं उसे तब बताना चाहता था जब मेरी और पायल की सगाई पक्की हो जाती। ये उसके लिए सरप्राइज होने वाला था क्योंकि मैंने अपनी मोहब्बत को कभी सबके सामने नहीं आने दिया था, बस अपने दिल के गुप्त खानों में रखा था। कॉलेज के बाद मेरा विजय के साथ मिलकर बिजनेस करने का प्लान था। हम दोनों ही काबिल स्टूडेंट थे। आंखों में सपना था किसी दिन बड़ा बिजनेसमैन बनने का और दोस्ती भी गहरी थी। इसलिए हमने अपने छोटे से बिजनेस की शुरुआत पहले ऑनलाइन की थी क्योंकि प्राइवेट खरीदने के पैसे हमारे पास नहीं थे। सोचा था पहले एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपना बिजनेस फैलाएंगे, फिर अपनी कंपनी बनाएंगे और उसे और बड़ा करेंगे। इसी दौरान पायल से मुलाकात भी होती रही। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि 1 साल के अंदर अंदर उसे अपना लूँगा, तब तक मेरा बिजनेस भी कुछ चल निकलेगा और पायल के घर वालों के पास इनकार करने की वजह भी नहीं होगी कि लड़का बेरोजगार है। हम अक्सर गेट
टुगेदर भी रखते थे और विजय और पायल महीने के एक बार कहीं मिल लेते थे और खूब मस्ती करते। कभी कभी लगता कि विजय को बता देना चाहिए, मगर मैं सीधे सगाई में बुलाकर उसे सरप्राइज देना चाहता था। ठीक 1 साल बाद मैंने आखिर ये कारनामा कर दिखाया और पायल से मेरा रिश्ता तय हो गया। हमारी वेबसाइट भी चलने लगी और ऑनलाइन काफ़ी ऑर्डर मिलने लगे थे। मैं और विजय दिन रात मेहनत करते और मुझे अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा था। ऊपर से पायल को पाने की खुशी से मैं हरदम होठों पर मुस्कान सजाए रहता था। विक्रम बहुत कुरेदने की कोशिश करता तो मैं उसे टाल देता, कहता वक्त आने पर बता दूंगा, ये सरप्राइज है। साथ में आंख भी दबा देता तो वो सोच में पड़ जाता। फिर जब मैंने विजय के सामने अपनी सगाई का इनविटेशन रखा तो वो सन्न रह गया, भौचक्का सा मुझे देखने लगा। और जब उसने कार्ड पर करण के साथ पायल का नाम देखा तो उसकी उंगलियां कंपन करने लगी थी, चेहरा सफेद पड़ गया था। वो बोला, ये क्या मजाक है करण? उसने मुझसे पूछा। मैं मुस्कुराकर उसे देखने लगा, आंख दबाई। पायल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ी ख्वाहिश जो पूरी होने के करीब है, और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? वो कुछ पल तो बिल्कुल स्तब्ध मुझे देखता रहा। मैंने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। क्या हुआ? सांस क्यों रुक गया? उसने कार्ड मेज पर रपटका और कहा, मुझे तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और वो मुझे मुंह मोड़कर कंप्यूटर पर काम करने लगा। मैं उसके कंधे पर झुक गया। जानता था उसे अच्छा नहीं लगा, आखिर हमारी इतनी पुरानी दोस्ती थी। पायल भी उसकी दोस्त थी। उसे न बताकर शायद हमने कुछ गलत कर दिया। मैंने कहा, विजय सॉरी यार, गलती हो गई, इस तरह मुंह तो मत फुलाओ। पायल कौन सी तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जो मैंने तुमसे छीन ली? मैंने मजाक में कहा, मगर उसका चेहरा एकदम लाल पड़ गया। गुस्से से मुझे देखने लगा, फिर अचानक खड़ा हुआ, मेरे सामने आकर बोला, अगर मैं कहूँ कि मुझे पायल पसंद है और तुम मेरे लिए उसे छोड़ दो तो क्या मान लोगे मेरी बात? मैं एकदम से सन्न रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मजाक है ये? वो बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मेरे साथ मजाक किया है, बल्कि तुम दोनों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा, देखो विजय, पायल सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर हम दोनों आपस में शादी कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है? हाँ, तुम्हें मैं देर में बता रहा हूँ, ये मेरी गलती है और मानता हूँ। अगर तुम्हें पहले बता भी देता तो तुम क्या कर लेते? क्योंकि पायल सिर्फ मुझसे प्यार करती है और मैं जानता हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो। पायल से कैसे प्यार कर सकते हो तुम? वो तो तुम्हारी दोस्त है। वो बोला, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारी भी तो वो दोस्त थी, तो तुमने उससे प्यार कैसे कर लिया? मैं क्यों नहीं कर सकता? मैंने कहा, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। वो बोला, तुमने भी तो नहीं बताया, और अब रखो उसे अपने नाम करने के बाद उसने जैसे मुझे शिकवा किया। उसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने उसे दोनों कंधों से पकड़ लिया और कहा, आई एम सॉरी यार, अगर हम दोनों ने तुम्हें हर्ट किया है तो माफ़ कर दो। हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, सिर्फ इसी वजह से तुम नाराज हो। दिल के मामले हैं, दिल जिस पर आ जाए क्या किया जा सकता है? वो बोला, सच कहा, दिल जिस पर आ जाए भला क्या किया जा सकता है? उसने एक ठंडी आह भरी और फिर वापस कुर्सी पर बैठ गया। मैंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। सोचा था कि खुद ही उसका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी जज्बाती था। एक बार नाराज हो जाता तो खुद ही मान जाता था। मैं वहाँ से चला गया और अगले हफ्ते जब मैंने पायल को अपने नाम की अंगूठी पहनाई तो विजय भी था और हमें देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने राहत की सांस ली कि चलो उसका मूड अच्छा हो गया। वो जज्बाती लड़का था और वैसे भी थोड़ा सा फ्लर्ट टाइप था। कॉलेज में उसकी 2-3 लड़कियों से दोस्ती और फिर अफेयर चला था, मगर मैं शरीफ और साधु सा लड़का था। मुझे सिर्फ पायल में दिलचस्पी थी, इसलिए विजय की बात पर मुझे ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। विजय ने भी उसके बाद इस बात पर जिक्र तक नहीं किया था कि वो पायल में इंटरेस्ट था। मैंने और हमने पायल से भी ये बात छिपाए रखी थी। यूं 1 साल हमारी मंगनी रही। हमारी मोहब्बत और पुख्ता हो गई थी, इतनी कि हम झटपट एक दूसरे को अपनाना चाहते थे। मगर मैंने ठान लिया था कि जब तक अपने ख्वाबों को पूरा न कर लूं और अपनी कंपनी नहीं बना लूं, पायल से शादी नहीं करूंगा। और फिर वक्त गुजरता रहा। मैं दिन रात एक करके मेहनत करता रहा। विजय भी मेरे साथ था। उसने भी
कभी पायल का जिक्र नहीं छेड़ा और मैं भी काफी नॉर्मल हो गया था, रिलैक्स भी, क्योंकि मुझे लगता था कि विजय को वक्ती तौर पर पायल से लगाव हुआ था, जैसा पहले दूसरी लड़कियों के साथ होता था। यूं ही जब मैंने अपनी कंपनी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसे एक बिल्डिंग की शक्ल में बदल डाला और हमारा काम चलने लगा, तब मैंने बाकायदा शादी के लिए पायल को प्रपोज किया। हमारी मंगनी 4 साल रही थी और उन 4 सालों में हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। मैं इतने लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैं उसे पा गया था। जब वो दुल्हन बनकर मेरी बाहों में आई तो मैं उसमें खो सा गया था। वो बेहद खूबसूरत और मेरी किस्मत में लिख दी गई थी। विजय को भी मैंने अपनी शादी में इनवाइट किया था। वो बिल्कुल चुप सा था, न ज़्यादा मुस्कुरा रहा था न ज़्यादा संजीदा हो रहा था, बस गहरी नज़रों से मुझे और पायल को देख रहा था। मगर उसके रवैये को मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि मेरा सारा ध्यान पायल पर था, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत बेहद रोमांटिक अंदाज में हुई। पायल मेरी मोहब्बत पाकर और भी मुकम्मल हो गई थी और मैं तो खुशी से फूला न समा रहा था। मैं 1 महीने के लिए अपनी कंपनी विजय को सुपुर्द करके पायल के साथ हनीमून पर चला गया। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन वक्त था जो मैंने उसकी संगत में गुजारा, सिर्फ उसका होकर। इस दौरान मुझे कोई खबर नहीं थी कि कंपनी में पीछे क्या हो रहा है। मेरे सारे सीक्रेट और अहम डॉक्यूमेंट मेरे लॉकर में पड़े थे और मुझे विजय पर पूरा भरोसा था। जब मैं 1 महीने बाद लौटा तो उसका रवैया बदला बदला सा लग रहा था। शायद वो मुझे खुश देखकर उदास लग रहा था। मैंने कहा, विजय, अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। कब तक कुंवारे रहोगे? ये कंपनी हम दोनों की है और हम दोनों को अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब तुम्हें भी अपना घर बसा लेने की फिक्र करनी चाहिए। मैंने बड़े स्नेह से कहा तो उसने कंधा झटक दिया और बोला, हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थोड़ी ना होता है। मैंने कहा, कब तक ये बात दिल से लगाए रहोगे? तुम्हें लड़कियों की कमी थोड़ी है, एक से एक बढ़िया लड़की मिलेगी। मैंने उसे छेड़ा, मगर न जाने उसका रवैया अचानक क्यों बदल गया। खैर, मैंने ज़्यादा नोटिस नहीं किया था और वो जिस जिस फाइल पर मुझे दस्तखत कराता रहा मैं करता गया बिना पढ़े, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता था। मगर क्या पता था कि मेरी नाक के नीचे वो कितनी घिनौनी खेल खेल रहा था। उसके अंदर मेरे बारे में इतनी हसरत और जलन भर चुकी थी कि उसने मेरी ही कंपनी पूरी की पूरी अपने नाम करवा ली और मैं बिल्कुल तही दमा उसके सामने खड़ा था। दुख तो मुझे इस बात का था कि वो मेरा दोस्त है, मुझे अपनी जान से बढ़कर उस पर भरोसा है, और वही इतना धोखेबाज निकला। मगर सिर्फ कंपनी की बात होती तो मैं शायद दिल पर न लेता। उसने मेरी बीवी पर भी नजर रखी। मैं उसकी घिनौनी सोच पर जितना भी हैरान हूँ कम था। मैं तो ये बात पायल को बताने का सोच भी नहीं सकता था। भला वो विजय के बारे में क्या सोचेगी। घर आने के बाद मैं बिल्कुल खामोश था। पायल बार बार मुझे कुरेदने की कोशिश कर रही थी, मगर मैं हाँ हाँ में टाल रहा था। पायल, मैं खुद इस मामले को हल करना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, प्यार से समझाना चाहता था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है मेरा साथ। अगली सुबह जब मैं ऑफिस गया तो एक और कयामत मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपनी ही बिल्डिंग के सामने खड़ा था, मगर इतना बेबस कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर ऑफिस के नाम पर विक्रम का नाम लिखा था। मैं गुस्से, सदमे और बेबसी की इंतहा पर था। मेरा वश नहीं चल रहा था कि विजय का मुंह तोड़ दूं। अब तो मैं जरूर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। ऐसे कैसा कर सकता है कि मेरी जमीन, मेरी ही बिल्डिंग इतनी आसानी से मुझसे छीन जाए। मैंने जैसे ही जेब से मोबाइल निकाला, एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। मैंने झट से फोन कान से लगाया और जो बात सुनी वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी थी। लगा जैसे मेरे पैर जिस्म का बोझ उठाने में नाकाम हो गए हों और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फोन पर वही कमीना था, कह रहा था, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। कितना इंतजार किया था मैंने इस लम्हे का जब पायल मेरी पकड़ में होगी। तुमसे मैंने उसे एक रात के लिए मांगा था, मगर अब तुम कभी भी उसकी शक्ल तक नहीं देख सकोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ छीनकर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। बस तुम्हें बताना जरूरी समझा। आज से पायल तुम्हारी जिंदगी से बिल्कुल बाहर है।
वो अब सिर्फ मेरी है और मैं उसे हासिल कर चुका हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे आराम से ना मिले वो ज़बरदस्ती छीन लिया करता हूँ। और ये तुम्हारा उस सरप्राइज़ का बदला था जो तुमने मुझे 5 साल पहले दिया था, क्योंकि तुम तो सरप्राइज ही हो गए होगे। ये कहते ही उसने जोरदार हंसी लगाई और फ़ोन काट दिया। फ़ोन के साथ जैसे मेरा दिल भी बंद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एकदम से पागलों की तरह भागता हुआ अपनी गाड़ी में बैठा। मुझे अभी तक उसकी बकवास पर यकीन नहीं आ रहा था। ये मैं घर जाकर खुद पायल को देखना चाहता था। यकीनन वो घर पर ही होगी। मैंने जिस अजियत से रास्ता तय किया वो सिर्फ मैं जानता हूँ। जैसे ही घर पहुँचा, खाली घर मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मेरे होश बिल्कुल खो चुके थे। क्या बाकी उसकी बकवास सही थी? मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से पुलिस को सूचना दी कि मेरी बीबी को किडनैप कर लिया गया है और मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका है। एक पुलिस ऑफिसर से मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे पास होगी। 24 घंटे के अंदर अंदर उसने मुझे तसल्ली दी थी, मगर मेरा दिल डूबा जा रहा था। मैं पायल को किसी भी कीमत पर खोने की कल्पना नहीं कर सकता था। न जाने वो उस मासूम के साथ क्या करेगा। उसे तो खबर भी नहीं थी कि विजय इतना घटिया सोचकर और धोखेबाज है। काश मैं उसे रात को बता ही देता तो वो सतर्क रहती, मगर अब पछताने के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने विजय के घर पर भी पता किया था, मगर घर भी बिल्कुल खाली था। उसने अपना सारा जरूरी सामान वहां से पहले ही निकाल लिया था, जैसे वो लंबी फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में हो। पुलिस ने सभी एयरपोर्टों पर जाने वाली फ्लाइट की चेकिंग शुरू कर दी थी। मेरा दोस्त एक इंटेलिजेंट ऑफिसर था, इसलिए ये सब काम बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था, वरना पुलिस तो किसी आम आदमी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। पहले इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ता था, फिर जाकर वो हमारी बात सुनते थे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। मगर ये शुक्र था कि तौफीक कमान ने सारा केस अपने हाथ में ले लिया था। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। मगर मैं बेहद परेशान था। जब तक पायल को अपनी आंखों के सामने न देख लेता, सांस तक नहीं आ रही थी। वो मेरी जिंदगी का खजाना थी। अगर उसे खरोच भी आ जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सुबह से शाम होने को थी, सारी फ्लाइट के पैसेंजर की लिस्ट चेक हो रही थी, मगर पुलिस को नहीं लगता था कि अगर वो देश से बाहर भागता है तो वाकई हवाई रास्ते से गया होगा, क्योंकि इतनी जल्दी पायल का पासपोर्ट और वीजा बनवाना नामुमकिन था। पुलिस ने उसका नंबर ट्रेस किया, मगर नंबर भी बंद जा रहा था। फिर मेरा दिमाग धीरे धीरे काम करने लगा। आखिर वो गया कहाँ होगा? और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। 1 हफ्ते पहले मैं किसी काम से उसके केबिन में गया था, वो वहाँ नहीं था, तो मैंने फाइल्स देखने लगा। मुझे एक ज़रूरी फाइल की तलाश थी कि अचानक एक फाइल में से कुछ गिरा। मैंने नीचे झुककर उसे उठाया तो वो 2 टिकट्स थे। उस पर लिखी डिटेल्स 1 हफ्ते बाद की थी। वो कोई समुद्री जहाज की टिकट थी जो 1 हफ्ते बाद जाने वाला था, और उन टिकट पर मौजूद तारीख आज ही की थी। एकदम से मेरा सिर चकरा गया। तो क्या वो पायल को समुद्री रास्ते से ले जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो? और ये प्लानिंग उसने बहुत पहले से कर रखी थी। वो तो बस मौका के इंतजार में था। मैंने जल्दी से घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 5 बज रहे थे, यानी अब से ठीक 2 घंटे बाद वो जहाज से यहाँ से रवाना होना था। पायल तक पहुँचने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, और बिना वक्त गवाए हम वहाँ से निकल पड़े। मेरे साथ ऑफिसर तौफीक कमान भी थे। कहने लगे, बड़ा शातिर आदमी है, मगर हमसे ज़्यादा नहीं, हम उसे पकड़ लेंगे, तुम परेशान मत हो। बार बार मैं अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था। अगर आज मैं पायल को खो देता तो वो मेरी पहुँच से बहुत दूर निकल आती। 1.5 घंटे बाद हम वहां पहुंच चुके थे। पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया था। पूरे जहाज को घेर लिया गया था। मैं उस जहाज में खुद भी पुल घुस गया था, और तौफीक कमान और उनके अधिकारियों पैसेंजर लिस्ट चेक कर रहे थे, मगर मैं पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। यकीनन पायल को उसने बेहोश कर रखा होगा, क्योंकि होश में तो वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। पुलिस भी बारी बारी से सारे पैसेंजर के रूम चेक कर रही थी, और फिर आखिरकार मैंने उसे दूर से देख लिया।
उसने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस था। शायद वो अपनी संबंधित रूम में जा रहा था, मगर उससे पहले ही मैंने उसे पीछे से हमला कर दिया तो वो एकदम से घबरा गया, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ था कि मैं इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाऊंगा। इससे पहले कि मैं उसे घूंसे मार मार कर खत्म कर देता, पुलिस पीछे से आ गई और उसे हथकड़ी पहना दी। मैंने जल्दी से ब्रीफकेस खोला क्योंकि मुझे यकीन था कि उसी के अंदर पायल होगी, और यही हुआ था। वो पूरी तरह बेहोशी की हालत में थी और उसे देखकर मुझे विजय को जान से मार देने का दिल कर रहा था। अगर वो थोड़ी देर और उसके अंदर रहती तो शायद उसका दम घुट जाता। मैंने उसे वहां से निकालकर अपने सीने से लगा लिया और पागलों की तरह रोने लगा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर बहुत सारे केस दर्ज हुए थे, अगवा करने का, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने का और जान से मारने की धमकी देने का, जो इतनी आसानी से बाहर आने वाला नहीं था। पायल खुद हैरान थी मगर बिल्कुल खामोश थी। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या जानती थी कि विजय तुम में इंटरेस्ट था? तो कहने लगी कि हाँ, हमारी शादी के एक रात पहले वो मेरे पास आया था। कह रहा था कि अगर तुम शादी से इनकार कर दो तो मैं तुम्हें करण से ज़्यादा खुश रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ, कब से, शायद करण से भी पहले। और मैं तुम्हें दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट इसलिए करता था क्योंकि तुम उन्हें देखकर जल सको और मेरे करीब आ सको, मगर मुझसे पहले ही करण ने तुम्हें हासिल कर लिया। और जुल्म तो ये कि उसने मुझे ये बात छुपाई रखी, और जब उसने तुमसे सगाई की बात की तो मैं भी सोच चुका था कि तुम्हें प्रपोज करूंगा। अब तुम्हें उसके साथ देखना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। प्लीज इनकार कर दो वरना बहुत पछताओगे तुम दोनों। मैं तुम्हें जुनून की हद तक चाहता हूँ। मगर मैं विजय से सख्ती से कहा कि मैं तुमसे इंटरेस्ट नहीं हूँ, और फिर वो मुझमें जबरदस्ती करने लगा, मुझे छूने लगा पागलों की तरह। फिर मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस दिन वो बहुत गुस्से में था कि हर चीज जला देगा, मगर उस रात के बाद उसने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। मुझे लगा वो शर्मिंदा है, मगर मुझे क्या पता था कि वो मुझसे दुश्मनी पाल लेगा और थप्पड़ का बदला ऐसे लेगा। वो मेरे कंधों से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया, क्योंकि जानता तो मैं भी था कि वो एक पागल इंसान निकलेगा। मगर शुक्र था कि मैं मौके पर ही पहुंच गया और पायल को बचा लिया, वरना आज मेरा घर टूट चुका होता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।